एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रहा है? क्योंकि 15 तारीख से लेकर 17 जून के बीच में हमारे प्रधानमंत्री कनाडा गए थे इस मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। आज के सेशन में आप जानेंगे कि इस मीटिंग में कौन कौन से देश हैं, साथ ही साथ आप समझेंगे कि क्या भारत इसका मेंबर है, अगर नहीं है तो भी भारत इस मीटिंग में जाता है, और क्या यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। अभी बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि यूरोपियन यूनियन तो हर मीटिंग में होता है, क्या रशिया को अब बाहर निकाल दिया गया है, क्या रशिया बाद में और ऐड भी हो सकता है। तो इन सब जानकारी के बारे में आपको इस छोटे से सेशन में पता चल जाएगा। 5-10 मिनट का ये सेशन है और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए जानते हैं G7 एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है कि इसका कोई प्रॉपर संधि नहीं है, ठीक है, कोई ट्रीटी नहीं है, कोई संधि नहीं है, ये इनफॉर्मल तरीके से बनाया गया है। तो बेसिकली 1973 की बात है। 1973 में ऑयल क्राइसिस हो रहा था और बहुत सारे ऐसे अर्थव्यवस्था थे, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी थी जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। तो डिसाइड ये किया गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इस समय डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से थे? तो जापान जो है वो डेवलप्ड है, या जर्मनी उस समय डेवलप्ड कंट्री के श्रेणी में आता है, इटली भी डेवलप्ड कंट्री था, ठीक है, ये तीनों का नाम आपने सुना है। यूके और यूएसए ये तो आएंगे ही इस कैटेगरी में, यूके और यूएस तो आएंगे ही। अभी कनाडा ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी हमने बस 6 कंट्री की बात की है। तो इन सब की मीटिंग चल रही थी और इन 6 कंट्री ने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं जो कि विकसित देशों का ग्रुप होगा। और ये जो ग्रुपिंग हुई ये 1975 में बन गई। फिर क्या होता है कि अगला साल यानी कि 1976 में कनाडा भी ऐड हो जाता है। शुरुआत में कनाडा ऐड नहीं हुआ था, तो 1976 में कनाडा भी ऐड हो जाता है और अब ये प्रॉपर G7 के कंट्रीज कहला रहे हैं, जिसको आप ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कहते हैं, राइट। फिर हम देखें कि जब ये सारे डिस्कशंस हमने यहाँ पे किए तो बाद में जाकर क्या होता है कि रशिया भी इसमें ऐड होता है 1998 में, ठीक है। लेकिन रशिया के ऐड होने के बाद प्रॉब्लम क्या है कि अभी तो हम इसको G8 कह रहे हैं, लेकिन रशिया के एक्सपेंशनिस्ट नीति के कारण, यानी इसने क्रीमिया पे अटैक किया था, क्रीमिया पे जब इसको एनेक्स कर दिया गया रशिया के द्वारा 2014 में, तो 2014 में रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया था, ठीक है। तो वापस से ये G8 जो है वो G7 के ही कंट्रीज कहलाने लगे, G7 कंट्रीज कहलाने लगे, क्योंकि रशिया को हटा दिया गया, ये इसका मेंबर अभी नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे दुनिया के कितने परसेंट पॉपुलेशन है, तो आप बोलिएगा कि ये दुनिया के 10% जनसंख्या को दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है। 10% जनसंख्या को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बात की जाए तो 31% जीडीपी इन देशों में आपको देखने को मिल रहा है, राइट। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि इसमें ना ऐड कर देना चाहिए इंडिया को या रशिया को, वापस से ऐड कर देना चाहिए और साउथ कोरिया को ऐड करना चाहिए, ठीक है। साउथ कोरिया बीइंग वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री है, और ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें ऐड कर देना चाहिए। तो ये 4 को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो G11 की कभी कभी बात होती है, ठीक है। अब आपने देखा ये इनफॉर्मल है यानी कि अनौपचारिक है। इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है, इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, कोई सचिवालय नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, और ना ही कोई ट्रीटी साइन की गई है, ना कोई यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है, यानी कि जो भी बातें यहाँ पे होंगी वो बाध्यकारी नहीं है। ये नॉन बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ये लोग डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं ये बाध्यकारी नहीं है, नॉन बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगेंगे। क्लैरिटी है यहाँ तक? उसके बाद आप जान रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में जो मीटिंग है ये कहाँ पे होगी, तो ये मीटिंग जो है ये कनाडा में हो चुकी है। ये 15 तारीख से लेकर 17 जून 2025 के बीच में ये मीटिंग हुई थी। और भारत जो है ये इसका एक ऑब्जर्वर टाइप का, जैसे कि भारत जो है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है। G20 के भी बहुत सारे देश हैं जो मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। अक्सर क्या होता है कि जो भी कंट्री के हेड या रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं, जैसे जनरली वो कोई डिप्लोमैट ही होते हैं, तो उनको हम शेर्पा कहते हैं। G20 में भी आपने देखा था कि जैसे अमिताभ कांत हमारे शेर्पा थे, अभी उन्होंने रिजाइन किया है, तो ये हमारे शेर्पा थे और ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो
तो अब आप मुझे एक छोटा सा बात बताइए कि कनाडा के कौन से शहर में ये मीटिंग हो रही है। ठीक है, मैंने आपको शहर का नाम नहीं बताया है, आप मुझे बताइए कि कनाडा का ये कौन सा शहर है जहां पे ये मीटिंग कंडक्ट करवाई जा रही है। इस बार के इंपॉर्टेंट मुद्दे आपको पता ही है कि इजराइल ने और ईरान ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया है, तो ये मुद्दा चलेगा। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सिक्योरिटी इशू के लिए भी चल रही है, और फिर अमेरिका से पूछा जाएगा कि आपका जो ट्रेड का नीति इतना जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो इसके पीछे उनका क्या एजेंडा है, इसको भी इस बार की मीटिंग में रखा गया है, डिस्कशन में रखा गया है। ठीक है, अब आपने नाम याद कर लेना है, जैसे कि इटली। ठीक है, तो इटली के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी इनका नाम है, इनका नाम आप जरूर याद करके जाइएगा। फिर कार्ल या स्टार्मर, ठीक है, स्टार्मर जो है, स्टार्मर कहाँ के हैं? तो ये यूके के हैं। इन सब देशों के आपको हेड का नाम याद करके जाना पड़ेगा। जर्मनी के चांसलर का नाम क्या है? तो फेडरिक मर्ज जो है, फेडरिक मर्ज, ये जर्मनी के चांसलर है, ये केयर स्टार्मर है। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका में आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन है जो कि फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रांस हो गया। जापान, जापान तो इशिबा का नाम आपने सुना है, इशिबा, ये जापान के हैं। ठीक है, और फिर फाइनली आपने कनाडा के भी होस्ट या प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना है, क्योंकि ये होस्ट कंट्री है। तो कनाडा के होस्ट का नाम क्या होगा यहाँ पे? मार्क कार्नी, सबसे इंपॉर्टेंट यही हो गया। हमारे तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी इस मीटिंग में गए हैं। G7 की मीटिंग से एक और चीज आप ध्यान रख सकते हैं जो कि इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने FATF में कहा है कि पाकिस्तान पे फिर से सैंक्शंस लगने चाहिए। FATF भी 1989 में एक्चुअली G7 की मीटिंग से ही बना था। उस समय G7 की मीटिंग पेरिस में हुई थी, इसीलिए FATF का जो हेडक्वार्टर है ये भी पेरिस में है, और G7 की मीटिंग उस समय पेरिस में हुई थी, तब FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाया गया था। एक डाउट आता है यूरोपियन यूनियन को लेकर। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, नॉन मेंबर है, इसका मेंबर नहीं है, एक एनुमरेटेड मेंबर की तरह इसकी मीटिंग होती है। तो यूरोपियन यूनियन को कौन यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है? इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, उर्सुला वॉन डेर, ये इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। 2 क्वेश्चन आप बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में कि कनाडा का कौन सा शहर है जहां पे इस बार ये मीटिंग हुई है, शहर का नाम ए से स्टार्ट होता है। और दूसरे क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 2024 में ये मीटिंग कहां पे हुई थी। इन्हीं सब देशों के बीच में एक जगह ये मीटिंग हुई थी। इसके अलावा अगर आप 71st BPSC जो कि 10 सितंबर को है, इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपके जीके के सारे सब्जेक्ट्स आपको तैयार करवाए जाएंगे। और कीर्ति बैच भी स्टार्ट हो चुका है, ये 23 जून से इसकी पहली क्लास होगी, और ये करंट अफेयर्स का बैच है। करंट अफेयर्स में अगर आपको कहीं कोई डाउट है, चाहे वो 1 लाइनर हो, चाहे वो एक्सप्लेनेटरी पोर्शन है, तो कीर्ति बैच आपका साथ देगा 71st BPSC के लिए। थैंक यू।